मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा हलके में किया धन्यवादी दौरा। कहा, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विकास की गति रहेगी बरकरार। प्रदेश में डीएपी की नहीं है कोई भी कमी। हरियाणा रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश। कहा, बिना नंबर सड़क पर दौड़ रहे वाहन जब्त किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने पंचकुला में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, महाग्राम योजना के तहत चिन्हित किए गए 144 गांवों में से 16 में कार्य हुआ पूरा। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में कुल 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मिली मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा विधानसभा के विभिन्न गांवों व हलकों में धन्यवादी दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने पर सभी कार्यकर्ताओं व आमजन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है और विकास की यह गति लगातार जारी रहेगी। भारत द्वारा 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत एक उभरते हुए सितारे के रूप में बन रहा है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि डीएपी की कोई कमी नहीं है और किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। नेतृत्व में एक नया भारत और विश्व में उभरते सितारे के रूप में भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। चाहे G20 की बात है, G20 पहली बार भारत के अंदर बड़े बड़े विदेशों के नेताओं को यहाँ पर उसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है और ओलंपिक की भी मेज़बानी करने का हमें अवसर मिलेगा, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तो ये विकसित राष्ट्र होगा। हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगा। वहीं कांग्रेस द्वारा विपक्षी नेता न चुने जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में फंसी हुई पार्टी थी। जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उनकी लोक विरोधी नीतियां हैं। देश व प्रदेश में कांग्रेस परिवारवाद में उलझी हुई है। अंदर फंसी हुई पार्टी थी और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो लोगों के विरुद्ध की नीतियां हैं। लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को पीड़ित करते हैं। परिवारवाद में तो फंसी हुई कांग्रेस पार्टी है, चाहे प्रदेश में लगा लो चाहे देश में लगा लो। अब देश के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस पार्टी खत्म तो होगी पर गांधी परिवार नु राहुल नु नहीं छोड़ दे हैं, राहुल के पीछे पड़े हुए हैं बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खाद्य पदार्थों की खरीद में भारतीय खाद्य निगम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज कैबिनेट ने एफसीआई को काफी मजबूत करने के लिए इसमें 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला किया है। अगर इस साल का देखें 31 मार्च 2024 का तो 98,000 करोड़ का स्टॉक एफसीआई के पास था। दैट मीन्स इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया। एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स एफसीआई विल बी एबल टू डू मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन डूइंग।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से ना रोक सके। यंग स्टूडेंट को अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है और उसे फाइनेंसेस की जरूरत है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। और जिस तरह से पीएम परिवहन मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में बिना नंबर के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई भी वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी महाप्रबंधक प्रतिदिन बस स्टैंड चेक करें और प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि बसों के आने जाने के समय इत्यादि की व्यवस्था को लेकर हर तरह से निगरानी की जाए। प्रदेश के सभी बस स्टैंडों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच, लाइट तथा पंखों सहित मेंटेनेंस के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। साथ ही वहां पर खाने पीने की वस्तुओं को प्रतिदिन चेक करवाया जाए। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कैंटीन बनाई हुई है, इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैंडों पर कैंटीन बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। और जीपीएस लग जाएगा तो जो बस नहीं जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गांव के यात्री बहुत परेशान होते हैं। सभी बसों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो बनाए जाएं। लाइटें होनी चाहिए, पंखे चलने चाहिए और मेंटेनेंस कार्यों को, अगर कोई बस स्टैंड जितने भी हैं हरियाणा में, अगर किसी की मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है तो तुरंत की जाए। रेलवे में आपने देखा है कि रेलवे की अपनी क्या कहते हैं उसको, खाने की अपनी उनकी सर्विस है, उसको अध्ययन किया जाए और उसी की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी वैसी ही कोई एजेंसी बनाई जाए जिससे उसी क्वालिटी का, उससे भी बेहतर क्वालिटी का खाना यात्रियों को बस स्टैंडों पर मिल सके। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों के अगले ही दिन इनका असर दिखने लगा है। आज रोडवेज विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिना वर्दी के चालक और परिचालकों के चालान काटे। सिरसा रोडवेज विभाग ने अब तक कुल 14 चालान काटे हैं। रोडवेज महाप्रबंधक अजय दलाल ने बताया कि परिवहन मंत्री के आदेश के बाद जो भी चालक परिचालक बिना वर्दी के हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही प्राइवेट ढाबों पर बसें न रुके, इसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिना परमिट के चलने वाली बसों पर भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। हमने आदेश जारी कर दिए कि कोई भी अपनी गाड़ी सरकारी प्राइवेट ढाबों पर रुकेगी नहीं। साथ ही जो भी अपने चालक परिचालक या अपना स्टाफ वर्दी में नहीं है उनके चालान किए जा रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। हमने प्रोसेस ये स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और डेली बेसिस पे भी हम चालान करेंगे, प्राइवेट गाड़ियों का भी और अपनी गाड़ियों का भी, मतलब जिनके भी विदाउट परमिट होंगे और जो भी विदाउट यूनिफॉर्म होगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है प्रोसेस, तो अभी टीम है फील्ड में, शाम तक पता चलेगा कितने आज करें हम। इस बारे में ट्रैफिक इंचार्ज राकेश कंबोज ने बताया कि जिले में अलग अलग जगह पर टीमें बनाकर कार्यवाही की जा रही है। अब तक 14 के चालान किए गए हैं। निजी और सरकारी बसें जो बिना परमिट के चल रही हैं उन पर भी कार्यवाही की जा रही है। वहीं बसों के परिचालक और चालकों ने कहा कि वर्दी डालने होने से उन्हें अपने आप में गर्व महसूस होता है, क्योंकि वर्दी ही हमारी पहचान है। कल पारित किए गए हैं, उसकी अनुपालना में आज महाप्रबंधक महोदय द्वारा अलग अलग जगहों में अलग अलग टीमें भेजी जा रही हैं। बस स्टैंड सिरसा पर जो आज अब तक 14 विदाउट ड्रेस के चालान किए जा चुके हैं और अलग अलग जो हमारी टीमें हैं, चेकिंग दस्ते हैं, वो अलग अलग रूटों पे चेक कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसको वर्दी का भत्ता मिलता है और वर्दी में नहीं है,
उसका सख्ती से चालान किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, ये वर्दी से हमारी पहचान है। और वैसे जब बस में भी हम काम करते हैं तो वर्दी से पहचान होती है, सवारियां भी आसानी से पहचान सकते हैं कि कंडक्टर इधर है और कोई भी बिना टिकट के किसी को परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, वर्दी से ही हमारी पहचान है। बिल्कुल। विभाग की कार्रवाई पर संतोष जाहिर करते हुए यात्रियों ने कहा कि अब उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा और सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। अब वर्दी डाली होगी तो हमें पहचान होगी कि यह चालक और परिचालक है। उन्होंने निजी ढाबों पर बसें नहीं रुकने के आदेशों की भी सराहना की। सिस्टम शुरू किया है, ये बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है सरकार का। पहले क्या था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कंडक्टर कौन है और ड्राइवर कौन है, लेकिन अब हमें दोनों की अलग अलग पहचान रहेगी कि ये ड्राइवर है और ये कंडक्टर है, और हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो उनसे शेयर कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे नई सरकार जो बनी है नायब सैनी जी की भाजपा के नेतृत्व में, हमें अच्छा लगा। और प्राइवेट ढाबे पर रुकना है, ये टाइम वेस्ट करना होता है। बस अपने यात्री अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, टाइम से पहुँचें, उन्हें सब सुविधा मिलें। और मैं बीजेपी भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कदम को उठाया। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने आज पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, चीफ इंजीनियर्स और एक्सीएन के साथ समीक्षा बैठक की। बाद में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जहां किसी भी मूलभूत सुविधा की जरूरत हो वहां का डाटा इकट्ठा करके उसकी रिपोर्ट तैयार करें और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिस गांव की आबादी 10,000 से ज्यादा है वहां महाग्राम योजना के तहत सीवरेज, पानी जैसी सारी व्यवस्थाएं मुहैया करवाएंगे। इसके तहत अब तक 16 गांवों में काम पूरा भी कर लिया गया है। 5 गांव में 31 दिसंबर तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कुल 144 गांव में कार्य प्रगति पर है। आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है, उसको हम महाग्राम योजना के तहत ले रहे हैं और वहां हम सीवरेज की, पानी की सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। शहरी क्षेत्र के ऊपर जिस तरीके से जो सारी सुविधाएं होती है सीवरेज की, पानी की, वो हम गाँव में भी देने जा रहे हैं। और इसके तहत हमने 16 गांव कंप्लीट कर भी लिए हैं, जिसके अंदर पूरी तरीके से सीवरेज भी है, पानी की व्यवस्था भी है, पानी की कैपेसिटी वहां बढ़ाने का काम हमने किया है। और 5 गांव 31/12 तक और कंप्लीट हो जाएंगे। और टोटल हमने 144 गांव जो है उनका ऊपर ये आगे के कार्य हमारे चल रहा है। कोई एस्टिमेट बनाना, कोई और जो प्रोसेस के अंदर है, जिसको हम आने वाले समय के अंदर लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल मिलाकर 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में 729 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, GMDA, लोक निर्माण, शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडा रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए। बैठक में 90 करोड़ रुपए की लागत से जींद शहर में 60 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 15 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी के 7 गांवों में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का विकास तथा 96.95 करोड़ रुपए की लागत से पलवल और नूह में जलापूर्ति में वृद्धि के लिए गांव चांदहट और जनाचोली में 4 रैनीवेल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बैठक में बाबा सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के निर्माण हेतु EPC कॉन्ट्रैक्टर को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 832 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह 24 महीनों में बनकर तैयार होगा। वहीं गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 249.77 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई है। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। आज दिल्ली NCR से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए लगभग 19 विशेष रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं।
इनमें भागलपुर, अयोध्या, गया, बलिया, पटना, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटरा और मुंबई के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर रेलवे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगभग 7,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन भी कर रहा है। इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2,800 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। साथ ही छठ पूजा को देखते हुए प्रदेश के हिसार स्टेशन से बिहार के बरौनी जंक्शन तक कल स्पेशल रेलगाड़ी रवाना की गई। हिसार रेलवे स्टेशन अधीक्षक निहाल सिंह ने बताया कि यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छठ पर्व को लेकर रेलवे की ओर से चलाई गई स्पेशल ट्रेनों से बिहार और झारखंड जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। इसी कड़ी में अंबाला छावनी में आरपीएफ के इंस्पेक्टर जावेद खान ने बताया कि इस बार छठ पूजा को लेकर काफी भीड़ थी, लेकिन प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। भीड़ को नियंत्रित करने व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्री लोग ज्यादा आते हैं तो उसके लिए बाहर टेंट की व्यवस्था की गई, जिसमें कि जिसकी ट्रेन लेट है वो उसमें जाके अपना रेस्ट कर ले, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ ना हो। और जहाँ भी ट्रेनें हमारी लगती है वहाँ हमने रस से लगाया गया, जिससे कि एकदम से ट्रेन आए तो भीड़ अचानक वो है ना ट्रेन की साइड ना जाए, उनकी साइड कोई कैजुअलिटी ना हो। और हमारे इस बार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस पर ज्यादा संज्ञान लिया गया है, तो इससे अतिरिक्त स्टाफ को भी डिप्लॉय किया गया। हर कोच के आगे एक स्टाफ लगाया, जिससे कि कोई घटना ना घटे, यात्री एकदम से गिर न जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। तो इस बार प्रशासन ने इसलिए काफी इंतजाम किया। और अभी तक है ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान मेरे स्टेशन पे एक भी घटना घटित नहीं हुई है। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और लुधियाना से स्पेशल चला दी, बीच में सरहिंद से स्पेशल चला दी, तो अलग अलग जगह से स्पेशल चलाई। तो उसका कारण ये हुआ कि यात्री यहाँ ना आते हुए अपने वहां से उस पर बैठ गया, तो इस कारण अभी स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं हो पाई। यात्रियों ने केंद्र सरकार व रेलवे के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे ने जो विशेष ट्रेनें चलाई हैं उनका उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। अब वह छठ पर समय से अपने घर पहुंच सकेंगे और परिवार के साथ छठ पूजा में शामिल हो सकेंगे। घूमने अंबाला और जा रहा हूं छठ पूजा के लिए, और यहां से स्पेशल ट्रेन जा रही है। बहुत सुविधा भी है। हमारे यहाँ छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा त्योहार है बिहार का। इसमें तो बहुत सारे हमारे बिहार वासी हैं, सभी जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूँ बंगाल छठ पूजा मनाने के लिए। और खूब बढ़िया है जी, बढ़िया एकदम। भीड़ भाड़ गाड़ी में कम हो रहा है और सर जो कर रही है सही कर रही है। छठ पूजा से मनाया जाता है, एकदम खुशहाली से बढ़िया से मनाया जाता है। छठ पूजा पे अपने गाँव जा रहे हैं। इस बार जो सरकार ने ट्रेन इस वक्त गई है उसमें अच्छा लगेगा और टाइम से पहुंचाती है ट्रेनें। हम भाजपा सरकार का धन्यवाद करते हैं और इसलिए जल्दी से जल्दी ट्रेन पहुंचाती है। प्रदेश की मंडियों में धान और बाजरे की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में अब तक 49,89,172 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 48,57,405 मीट्रिक टन की हुई खरीद है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों में फसल खरीद का पैसा सीधे भेज रही है। अब तक धान और बाजरा किसानों को 11,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से किसानों को धान का 10,510 करोड़ रुपए से अधिक रुपया, जबकि बाजरा का 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान शामिल है। सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर किसान संतुष्ट हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस खरीद सीजन के दौरान मंडियों में धान व बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन गेट पास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सरकार सामान्य धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी खरीद प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए लगातार प्रेरित
किया जा रहा है, जिससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि के साथ साथ किसानों को आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई प्रगतिशील किसान अब फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उर्वरक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से यूरिया की खपत भी कम होकर लागत में कटौती हो रही है। यमुनानगर जिले के बकाना गांव के किसान राजेश सैनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राजेश ने पिछले 3 वर्षों से पराली को खेत की मिट्टी में मिलाया है, जिससे उनकी फसल की पैदावार लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा में लगभग 28 लाख एकड़ भूमि पर धान की खेती होती है। इस साल सरकार द्वारा किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई मुहिम का नतीजा है कि पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। सरकार पराली प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराई है। जो किसान पराली नहीं जलाते हैं उन्हें सरकार की ओर से प्रति एकड़ 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना सुप्रीम कोर्ट ने भी की है और यह हरियाणा ही है जो किसानों को इस तरह की सहूलियतें प्रदान कर रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए पराली जलाने को एकमात्र कारण मानने को गलत बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार को सलाह देते हुए कहा कि वे भी हरियाणा की तरह से ठोस कदम उठाएं। सब्सिडी पे बहुत प्रयास करके मशीनें दे रही है किसानों को, उसकी वजह से कम हो जाती है पराली की घटनाएं। पंजाब में तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भाई आप हरियाणा की तरह क्यों नहीं प्रयास करते। हरियाणा तो बिल्कुल ही अपने बहुत प्रयास कर रहे हैं। पराली की घटनाएं हर साल कम हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि मशीनें अपने अधिकारियों को भी लगाता उसमें, और हमारा किसान जो है वो इस बात को समझता है भी पराली जो है जितनी खेत में खपाई जाएगी उतने खेत फर्टाइल हो जाएगा, पैदावार बढ़ेगी। हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन के लिए लगातार किसानों को जागरूक कर रही है और किसान भी अब फसल अवशेष जलाने की बजाय उसका उचित प्रबंधन करके मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 व 5 नवंबर को सामने आई तस्वीरों में पड़ोसी राज्यों से हरियाणा में 2/3 कम पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल भी अन्य राज्यों को पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी। केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने और आम लोगों को राहत देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और नेफेड के माध्यम से सस्ती दरों पर चावल और आटा बेचने के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सहकारी समितियों की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि भारत ब्रांड के अंतर्गत चावल 34 रुपए प्रति किलोग्राम और आटा 30 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने प्याज, टमाटर और दालें भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने का फैसला किया था। भारत आटा और भारत चावल 5 और 10 किलोग्राम की पैकिंग में नेफेड केंद्रीय भंडार और NCCF के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। धान पूरा खरीद लेते हैं MSP के ऊपर, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा जब भी जनरल मार्केट में थोड़ा प्राइस राइजिंग ट्रेंड रहता है, हम आम आदमी के लिए, सामान्य कंज्यूमर के लिए भी एक रिलीफ देने के लिए मोदी जी के द्वारा ये जो गत 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमने शुरू किया है, उस योजना में ये आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण की शुरुआत में अभी 3,69,000 मीट्रिक टन गेहूं और 2,91,000 मीट्रिक टन चावल सस्ती दरों पर बेचने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित दूसरे राज्यों से MSP पर धान की खरीद की जा रही है। करीब 5,38,000 किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कल पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में अंडर 16 बलराम दास टंडन मेमोरियल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने विजेता टीम चंडीगढ़ ए के मैन ऑफ द मैच रहे खिलाड़ी रणबीर आहूजा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही खेल ट्रॉफी का भी अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बलराम दास टंडन राजनीति के साथ साथ खेलों में रुचि रखते हैं। ऐसी प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को नशे से
से दूर रखती हैं, साथ ही अन्य कुरीतियों को भी फैलने से रोकते हैं और एक दिन यही खिलाड़ी देश का नाम विदेशों में रोशन करते हैं। आदरणीय बलराम दास टंडन जी की याद में ये बहुत ही सुंदर और भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट, देश के कोने कोने से टीम आई है। मुझे लगता है ये टूर्नामेंट युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। बाबूजी ने जो काम किए, राजनीति से लेकर सामाजिक क्षेत्र से लेकर खेलों के क्षेत्र में, एक उनकी याद को भी ताज़ा करेगा कि वो ऐसे पुण्य आत्मा हमें प्रेरणा देकर गई कि वो नशे से दूर रहें युवा और खेल में रुचि लेकर समाज को और देश में एक अच्छा संदेश दें। 17 नंबर तक चलने वाली इस अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं चंडीगढ़ की ए व बी टीमें शामिल हैं। इस दौरान चंडीगढ़ की टीम ने पहले मैच में हिमाचल की टीम को 80 रनों से हराया। नूंह पुलिस ने एक दिवसीय विशेष अभियान चलाते हुए साइबर ठगी में संलिप्त 18 आरोपियों को विभिन्न जगहों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 19 मोबाइल फोन, 36 फर्जी सिम कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। ये साइबर ठग फर्जी दस्तावेजों के सहारे ऑनलाइन सामान की खरीद, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फर्जी बैंक खाते, सेक्सटॉर्शन जानकर बनकर ठगी करने, काजू बेचने की लुभावनी ऐड आदि तरीके अपनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। ऐसे कुछ साइबर ठगों की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने साइबर अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे ठगी करना छोड़ दें। ऐसे लोगों से नूंह पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसके तहत हमने टोटल 18 साइबर अपराधियों की मतलब धरपकड़ की है, उन्हें अरेस्ट किया गया है और 19 मोबाइल फ़ोन और 36 फर्जी सिम कार्ड उनसे हमने बरामद किए हैं। ये सभी अपराधी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाने के, फर्जी बैंक अकाउंट्स के थ्रू सेक्सटॉर्शन या और भी कई अन्य साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। तो इनके खिलाफ जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें साइबर थाने और जिले के अन्य थानों में भी लगभग 12 के करीब जो है इनके अगेंस्ट जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देश के कई अन्य जगहों पर इन्होंने जो है साइबर अपराधों को अंजाम दिया हुआ है और इनके मेजर तरीके जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्सटॉर्शन एक है, फर्जी अकाउंट्स बना के उसके थ्रू जो है लोगों को गलत जानकारी दे के बेवकूफ़ बना के पैसे की ठगी करने के, इसके अतिरिक्त और भी कई इनके मोडस ऑपरेंडी है जिसके तहत ये अपराध करते हैं। हमने बताया ये अलग अलग जिले के अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी की गई है। डेंगू का प्रकोप पंचकूला के बाद सबसे ज्यादा हिसार जिले में देखने को मिल रहा है। यहां पर अब तक 407 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने बताया कि अब तक डेंगू के 3 से 4 हजार सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 407 मरीजों की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में से अधिकतर स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 5000 से अधिक लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। इसके अलावा जिले में डेंगू का लार्वा खत्म करने के लिए 850 तालाबों में गंबूजिया मछलियां भी छोड़ी गई हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग टीम के सदस्य घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर खत्रेजा ने लोगों से एक सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाने की अपील भी की है। कल तक के 407 केसेस आए हैं और डेली 4 से 5 केसेस स्क्रीनिंग में और सैंपलिंग में आ रहे हैं। शहर से ज़्यादा हैं, 75% के आसपास जो भी मेरे केसेस हैं जो शहर से ही हैं, सारे स्टेबल और डिस्चार्ज हो चुके हैं। हाउस टू हाउस जो भी हम वेक्टर का सर्वेलेंस कर रहे हैं और जो भी डिस्पोजेबल क्रॉकरी है, रूफ टॉप पे है, अनऑक्यूपाइड प्लॉट, ग्राउंड हैं, कूलर्स हैं, टैंकियाँ, होदियाँ, बर्ड के पॉट्स हैं, जो भी इफेक्टेड एरिया है, इन सब को हमने खाली कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव हाउस के आसपास 50 घरों में फॉगिंग करने के लिए हम आग्रह करते हैं और वो करते भी हैं। अब हम गंबोजिया फिश भी 2 बार रिलीज कर चुके हैं 850 तालाबों में। संडे ड्राई डे मनाएं, उसमें हम लोग अपने ही घर, आसपास का एरिया, छत, इन सब की सफाई करें और सन डाउन हो तो हमने स्लीव डाउन करनी है ताकि हम पूरे कपड़े पूरे बाजू के पहने और जो भी ऐसे इफेक्टेड एरिया हैं या जहाँ पे ज़्यादा वेक्टर डेंसिटी है मच्छर की, वहाँ मच्छरदानी का प्रयोग करें।
तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।